बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हो। हमारे 27 लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हैं। आजकल हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है उससे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको सीख रहे थे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी लास्ट जो था उसमें हमने इनका जो सम ऑफ फंक्शंस थे, डिफरेंस ऑफ फंक्शन, उनका जो स्केलर मल्टीपल है और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस जो कि ऑन द सेम डोमेन जो है वो डिफाइंड हो। फिर क्वेश्चन था कि अगर जिस फंक्शन को आपने नीचे लिखना है, फॉर एग्जांपल एफ ओवर जी आपने बनाना है, तो जी शुड बी नॉन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द डोमेन, और उसकी लिमिट जो है वो भी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो उस लिहाज से आपने ये कुछ रिजल्ट जो थे वो पढ़े थे, ये वाले। ठीक है जी, कि अगर आपके पास एफ की लिमिट एट क्लस्टर पॉइंट सी जो है वो एल है, जी की लिमिट जो है एट क्लस्टर पॉइंट्स जो है सी वो एम है, तो एफ प्लस जी की एल प्लस एम, ये एक फंक्शन बनाया डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, उसकी लिमिट एल माइनस एम हो जाएगी एट द क्लस्टर पॉइंट सी, और बाकी भी ऐसे ही थी। और नेक्स्ट जो है हम इन रिजल्ट्स को सिर्फ स्टेटमेंट्स जो है उनको देख लेते हैं। इनको हम याद, ये क्वेश्चन वाला हो गया आपके पास, आप इसका प्रूफ जो है सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए पढ़ लें कि इसमें टेक्निक क्या यूज़ हुई है। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपका कोई फंक्शन जो है एफ किसी डोमेन ए के ऊपर जो डिफाइंड है, उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि एफ ऑफ एक्स जो आपके पास आउटपुट्स हैं डोमेन का, कोई भी इसमें पॉइंट एक्स लगाएं, जो भी उसकी आउटपुट्स हैं, ऑल आउटपुट्स आर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द डोमेन दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है जी, तो किसी क्लस्टर पॉइंट सी के ऊपर जो कि आपके पास सेट ए का है, जो कि उसकी डोमेन है, तो जो आपकी लिमिट होगी अगर वो एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, इफ लिमिट एट सी ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इस क्लस्टर पॉइंट के ऊपर, तो वो भी इन्हीं बाउंड्स के दरमियान होगी, यानी कि ए से लेस नहीं हो सकती और बी से जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो इसका प्रूफ पढ़ेंगे तो वो सीक्वेंस वाला जो फॉर्म है उससे उसने की हुई है। सीक्वेंसेस के लिए आपने ये चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं। फिर आपके पास स्क्वीज थ्योरम है कि तीन फंक्शन है, ए की डोमेन ए के ऊपर डिफाइंड है, और सी जो है आपकी डोमेन जो है उसका कोई क्लस्टर पॉइंट है ए का, और थ्रू आउट डोमेन जो है ये ऑर्डर है फंक्शंस के बिटवीन के एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द डोमेन ए, और डिफरेंट एक्स जो है फ्रॉम सी। क्लस्टर पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि उसके ऊपर हमने लिमिट की बात करनी है, तो क्लस्टर पॉइंट के अलावा थ्रू आउट जो है वो ये सूरत हाल है। तो अगर आपके पास एफ जो है उसकी लिमिट एट सी एल है, और वही लिमिट जो है इस वाले एच की भी है, ठीक है, कि एफ की लिमिट एट सी क्लस्टर पॉइंट जो है वो एल है, और एच की लिमिट एट द सेम क्लस्टर पॉइंट वो भी एल है। तो अगर ये हमेशा इस ऑर्डर में रहते हैं एफ जी और एच, तो जी जो है उसकी लिमिट भी एल होगी एट द क्लस्टर पॉइंट सी। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट्स जो है इनको आपने याद रखना है। हो सकता है हमें इनकी ज़रूरत पड़े कि अगर आपके पास फंक्शन है वो डोमेन के ऑल पॉइंट्स के ऊपर जो है एक्सेप्ट सी बिटवीन टू वैल्यूज़ है, कि ए से लेस नहीं हो रही फंक्शन की वैल्यू और बी से जो है वो बढ़ नहीं रही, तो लिमिट भी जो है ऐसा नहीं हो सकता कि ए से लेस हो जाए या बी से जो है वो बढ़ जाए। लिमिट भी बिटवीन ए एंड बी जो है आपके पास जैसे ये लिखा हुआ रहेगी। और फिर स्क्वीज थ्योरम है, ठीक है जी, एग्जांपल्स वगैरह देख लीजिएगा क्योंकि हमारे जो लेक्चर 27 मेरे ख्याल में हो चुके हैं, तो ये 28th लेक्चर है। अभी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं, तो इस चीज़ को आपने खुद से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए पढ़ लेना है। अच्छा जी, अब आपके पास ऐसा ही एक और रिजल्ट है, इसकी भी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं आपने ज़रूर याद रखनी है, और प्रूफ जो है अपनी जो है आपने इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, आपके पास एफ जो है कोई फंक्शन है, ए उसकी डोमेन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है, सी जो है आपके सेट ए जो है उसका कोई क्लस्टर पॉइंट है, और अगर आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एट क्लस्टर पॉइंट सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और ऐसे ही सिमिलर रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है कि अगर लिमिट ऑफ फंक्शन एट सी इज़ लेस देन ज़ीरो। अच्छा, अगर लिमिट ऑफ फंक्शन एट द क्लस्टर पॉइंट सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फिर क्या होगा कि आपके पास इस क्लस्टर पॉइंट सी जो है
उसका एक डेल्टा नेबरहुड जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा नेबरहुड जिसके ऊपर जो है आपका फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। और अगर लिमिट जो है किसी पर्टिकुलर क्लस्टर पॉइंट के ऊपर लेस देन ज़ीरो है, तो ये एकदम से लेस देन ज़ीरो लिमिट नहीं आएगी, फिर लाजमी है कि फंक्शन जो है उस क्लस्टर पॉइंट सी का एक नेबरहुड होगा जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है जी। ये नेबरहुड है और ज़ाहिर है डोमेन जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड है उन पॉइंट्स की बात की जा रही है। फॉर ऑल एक्स विच आर इनसाइड द डेल्टा नेबरहुड एंड बिलोंग टू द डोमेन, फंक्शन जो है अगर उसकी लिमिट नेगेटिव है तो फंक्शन उन एक्स के लिए नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। और फंक्शन की लिमिट अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एक नेबरहुड के अंदर डोमेन के पॉइंट्स ऐसे लाजमी आएंगे, एक ऐसा नेबरहुड जिसके अंदर डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है आपका जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है कुछ और जो है वो वन साइडेड लिमिट्स का कॉन्सेप्ट्स भी है। बाज़ दफ़ा जो होता है कि आपके पास टू साइडेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो वन साइडेड जो है लिमिट वो एग्जिस्ट कर जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास सी जो है क्लस्टर पॉइंट है ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन सी टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब आपके पास सी इस सेट का क्लस्टर पॉइंट है, ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन सी टू इन्फिनिटी यानी कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स फ्रॉम ए विच आर ग्रेटर देन सी, ठीक है जी। तो विच आर ग्रेटर देन सी मतलब ये राइट साइड पे हैं सारे, ऑल दीज पॉइंट्स एक्स आर ग्रेटर देन सी। तो रियल नंबर्स में जो ग्रेटर होता है वो राइट पे होता है, जो स्मॉलर होता है वो लेफ्ट पे होता है। तो अब आपके पास एक ऐसे सेट का क्लस्टर पॉइंट है आपका जो है सी, जो सारे जो है डोमेन के पॉइंट्स वो सी से राइट पे हैं, ठीक है जी। देन वी से L इज अ राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट C। नाउ द L विल बी द राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके x C से राइट पे ना, दे आर ग्रेटर देन C, इसीलिए यहाँ पे L को जो है वो कहा गया कि L रियल नंबर इज अ राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट C and we write limit x approaches to C plus means कि C से राइट पे ही है x, ठीक है जी। राइट साइड से वो C को अप्रोच कर रहा है। C प्लस का मतलब जाहिर है C प्लस मीन्स C से राइट साइड पे, C माइनस C से लेफ्ट साइड पे। तो अब x जो है वो C के राइट साइड से अपने क्लस्टर पॉइंट को अप्रोच कर रहा है एंड वी विल राइट दैट लिमिट ऑफ f when x approaches to C from right side is equal to L, या इसको जो है वो एफ ऑफ एक्स भी साथ लिख लें तो भी कोई मसला नहीं। अच्छा जी, कब इफ़ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, ठीक है जी। डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन आपके पास एक डेल्टा जो है एग्जिस्ट कर जाए ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। ये डिपेंडेंस शो की हुई डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट फॉर ऑल एक्स फ्रॉम ए। अच्छा जी, अब ये जो एक्स है डोमेन के वो वाले पॉइंट्स ये कहाँ पे हैं, विद x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। हाँ जी, इसका मतलब क्या है अगर आप इसको देखते हैं कि x माइनस सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। अब बेसिकली आप c को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, ठीक है जी। आपके पास जब आपके पास x माइनस सी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बड़ा है सी उससे छोटा है। तो ये हाफ डेल्टा नेबरहुड है। वैसे तो आपके पास जब आप डेल्टा नेबरहुड ऑफ जो है सी लिखेंगे वो होगा ओपन इंटरवल फ्रॉम सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। यहाँ पे है आपके एक्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, दे बिलोंग टू द ओपन इंटरवल सी टू सी माइनस डेल्टा। यानी कि अगर आप हर तरफ सी ऐड कर दें ना इस वाले में, ये जो लाइन लिखी हुई, तो आपके पास यहाँ पे जब सी ऐड होगा तो आगे सी is less than x is less than c plus डेल्टा। यानी कि अब वो नेबरहुड सिर्फ राइट साइड पे लिया जा रहा है सी के। अब वो ओपन इंटरवल बन रहा है, हाफ नेबरहुड है ये, सी से शुरू होकर सी प्लस डेल्टा तक वाला। पहले आप जो है जब सिंपल लिमिट की बात करते थे तो उसमें होता था कि चाहे आप नेबरहुड में सी के राइट साइड से पॉइंट्स लें डेल्टा नेबरहुड में, चाहे राइट साइड से, ठीक है जी। तो आपके पास जो आउटपुट्स थी उनका एल से जो है वो डिफरेंस वो लेस देन एल होता था। अब यहाँ पे हमारे पास सूरत हाल क्या है
कि आप सिर्फ जो है सी से सी प्लस डेल्टा वाले एरिया में अपने एक्स जो हैं उनको लगाएं, उनमें से तो आपकी वैल्यूज़ अगर जो है एफ ऑफ एक्स उनका एल से डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ एक्स के एक्स कहाँ से लगाए जा रहे हैं, दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ सी। ठीक है, जैसे मैंने बताया सी ऐड कर दें तो आपके पास पता चल जाएगा एक्स कहाँ पे, एक्स आर ग्रेटर देन सी लेस देन सी प्लस डेल्टा। ठीक है जी, तो ऑफ कोर्स दे आर ऑन द राइट साइड विद इन डेल्टा रेंज ऑफ सी। ठीक है, सी के दाएं तरफ सी प्लस डेल्टा के अंदर अंदर, तो इसको राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। अच्छा, ऐसे ही बिल्कुल लेफ्ट हैंड के लिए कि अब आपके पास जो ये जो एक्स लगा रहे हैं, ठीक है जी, दे बिलोंग टू लेफ्ट हाफ नेबरहुड। लेफ्ट हाफ नेबरहुड जैसे आपके पास डेल्टा नेबरहुड जो था वो क्या था जी, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा पे तक। राइट हाफ क्या हो गया, सी से लेके सी प्लस डेल्टा। लेफ्ट हाफ क्या होगा, सी माइनस डेल्टा से लेके सी तक। ठीक है जी, तो सारा कुछ वैसे ही है आपके पास। सिमिलरली आपने सारी चीज़ें जो है उनको साइड चेंज करनी है, लेफ्ट पे लेके आना है। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल आपके पास आ गई कि अब जो है एक्स किस यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा टू सी। ठीक है जी, तो सी माइनस डेल्टा टू सी यहाँ पे देख लें, अगर आप जो है सी जो है उसको जो है ऐड करते हैं, बल्कि पहले इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव डेल्टा इज़ लेस दैन एक्स माइनस सी इज़ लेस दैन ज़ीरो। और उसके बाद जब आप सी ऐड करेंगे तो हो जाएगा सी माइनस डेल्टा इज़ लेस दैन एक्स। ठीक है जी, सी माइनस डेल्टा इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन सी। तो ये ओपन इंटरवल में लिखने में आप इस तरह से लिखा गया। बेसिकली ये लेफ्ट हाफ है आपके नेबरहुड का। ठीक है जी, ओके जी, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आ गई। इसकी जो हमारे पास जैसे साथ उसने सिग्नम वाले की बात की है कि उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करती है। चलें इसको देख भी लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है जी, सिग्नम वाला फंक्शन यहाँ पे कहीं हमने जी, ठीक है जी, ये सिग्नम फंक्शन था। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है आपके पास पॉजिटिव वन है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो पे ज़ीरो है, और नेगेटिव वन है व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो। अच्छा, अब इसमें अगर आप जो है वो ज़ीरो से यानी कि लिमिट वैसे तो ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट ले लिए एट ज़ीरो, ठीक है जी, जब भी एक्स ये ज़ीरो से लेके ज़ीरो प्लस डेल्टा सी जो है अब ज़ीरो है उसमें से लगाया जाएगा तो आपकी आउटपुट्स वन आएंगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड लिमिट जो है वो है वन। और ऐसे जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं ज़ीरो पे तो सी के लेफ्ट साइड पे एक नेबरहुड बनेगा। ठीक है जी, सी इज़ ज़ीरो। ठीक है जी, और ये राइट लेफ्ट हैंड वाला नेबरहुड क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ज़ीरो माइनस डेल्टा टू ज़ीरो, यानी कि माइनस डेल्टा नेगेटिव डेल्टा करें, नेगेटिव डेल्टा से ज़ीरो तक। तो उसमें से जब भी आप इनपुट्स लगाते हैं तो आपकी आउटपुट्स जो है वो वन नेगेटिव वन आएंगी। ठीक है जी, तो एल इज़ नेगेटिव वन, तो इसकी लेफ़्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है जो कि नेगेटिव वन है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है जो कि प्लस वन है। ठीक है, तो अगर आपके पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो तो बाज़ दफ़ा हो सकता है कि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है जी, और अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दे विल एग्जिस्ट एंड दे विल बी इक्वल। ठीक है जी, तो ये तो आपके पास लेफ़्ट और राइट लिमिट जो है उसका कॉन्सेप्ट हो गया। और देखते हैं ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपके काम आने वाली हैं। बेसिकली हमारा जो है गोल ये है कि हम कंटिन्यूस फंक्शन की तरफ जो है वो मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड जो भी उसने चीज़ें लिखी हैं इसको आप जो है वो पढ़ लें। अच्छा, इसमें मैं भी पढ़ लेता हूँ। द लिमिट्स of right hand limit of f and left hand limit of f are called one-sided limit of f at c. It is possible that neither one-sided limit may exist. Also, one of them may exist without the other existing. Similarly, as in the case of f of x is equal to signum of x at c is equal to 0,
दे में बोथ एग्जिस्ट, ठीक है जी, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, लेफ्ट साइडेड भी राइट साइडेड भी, ठीक है जी, और दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, जैसे इनके ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी, इनमें से कोई एक एग्जिस्ट कर सकती है, दोनों भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है जी, और हो सकता है कोई भी ना एग्जिस्ट करे, ठीक है जी। जैसे यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी कि नाइदर वन साइड लिमिट्स में एग्जिस्ट, हो सकता है दोनों में से कोई एग्जिस्ट ना कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक एग्जिस्ट कर रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन दोनों साइडेड की लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड साइडेड और राइट हैंड साइडेड, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी आप जो है पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद इसी की थोड़ी सी इसमें रिलेटेड जो है थ्योरी है उसको यहाँ पे सीक्वेंसेस के फॉर्म में लिखा हुआ है कि जब आपने सीक्वेंस के फॉर्म में लिखना है राइट हैंड लिमिट को, तो आपके पास सीक्वेंस फ्रॉम ए विद एक्स एन ग्रेटर देन सी, राइट हैंड लिमिट के लिए सिर्फ ये कंडीशन साथ लगाइए, बाकी सारा पुरानी थ्योरी है। ऐसे ही आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब आपने सीक्वेंस लगानी है तो शायद इसके लिए ज़्यादा ना ही लिखा हो, हाँ जी, अगर लेफ्ट हैंड साइड की लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्स एन लेस देन सी होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। ये तो राइट हैंड के लिए आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद है कि आपके पास लिमिट जो है अगर फंक्शन की एल होगी तो उसकी लेफ़्ट और राइट जो है वो भी एल होंगी, और अगर लेफ़्ट और राइट एग्जिस्ट करती हो और सेम हो तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो वही होगी जो उन दोनों का एग्रीमेंट है, ठीक है जी। आपके पास लेफ़्ट लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, राइट भी एग्जिस्ट कर गई, तो बेसिकली आपने असल लिमिट है उसी के दो हिस्से किए हुए हैं, अगर लेफ़्ट और राइट एग्जिस्ट कर गई है और वो एक ही है तो वही आपके फंक्शन की लिमिट होगी एट द क्लस्टर पॉइंट सी। तो ये भी याद रखना है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की तो उसकी लेफ़्ट भी एग्जिस्ट करेगी, राइट भी एग्जिस्ट करेगी, और वो वही होगी, दोनों लेफ़्ट और राइट वही होंगी जो आपके फंक्शन की लिमिट है किसी क्लस्टर पॉइंट सी के ऊपर। दूसरी बात ये याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई फंक्शन है, उसकी किसी क्लस्टर पॉइंट सी के ऊपर लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंडेड भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और दोनों इक्वल भी आ गई हैं, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, तो ये गारंटी देगा कि फंक्शन की लिमिट जो है एट दैट पर्टिकुलर क्लस्टर पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगी, और वही होगी जो वो दो लिमिट्स का एग्रीमेंट है, यानी कि जो सेम वैल्यू है दोनों। तो ये रिजल्ट था, ठीक है जी। अच्छा जी, लिमिट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है जी, इसका भी आप पढ़ लीजिएगा। ये इसकी डेफिनेशन है लिमिट्स एट इन्फिनिटी की, तो आपके पास चलें इसको देख लेते हैं। अच्छा, लेट ए बी डोमेन ऑफ अ फंक्शन f, f is a real valued function, c is a cluster point, ठीक है जी, of a, we say that f tends to infinity as x approaches to c, कि f की लिमिट when x approaches to cluster point c जो है infinity होगी, ठीक है जी। और इसको इस तरह से लिखा जाएगा, कब, इफ़ फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आर, कि आप कोई भी रियल नंबर लें, ठीक है। अब इन्फिनिटी आने की जो है ना, ये आपने सेंस चेक करनी कि किस तरह से लिमिट इन्फिनिटी आएगी, कि आप कोई भी रियल नंबर लें, हमेशा आपके पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करे डिपेंडिंग अपॉन ए, कि फॉर ऑल एक्स जब आप इस डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी में से एक्स लगाएं तो आपके पास वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर देन ए हो। ए क्या जी, एवरी रियल नंबर, जब आपकी वैल्यूज़ एवरी रियल नंबर से ग्रेटर आ रही हैं हमेशा आपके पास एक नेबरहुड आ जाता है सी का, ठीक है। जब उसमें से एक्स लगाते हैं फंक्शन के अंदर तो एफ ऑफ एक्स आर ग्रेटर देन ए, और ए क्या है जी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर हर रियल नंबर से आपका फंक्शन बड़ी वैल्यूज़ तैयार करके दे रहा है हमेशा सी का कोई नेबरहुड आ जाता है और आपके पास फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन ए आ जाती हैं, तो फिर आपकी लिमिट इन्फिनिटी होगी फंक्शन की एट क्लस्टर पॉइंट सी। और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए क्या है कि कोई भी रियल नंबर बीटा लिया जाए और हमेशा एक नेबरहुड ऐसा मौजूद हो आपके जो है वो एक्स का, सॉरी आपके क्लस्टर पॉइंट सी का, कि जब उसमें से नेबरहुड में से एक्स लगाए जाएँ तो वैल्यूज़ बीटा से लेस आए, आपका फंक्शन हर रियल नंबर से छोटी वैल्यू दे रहा है, ठीक है, फॉर एवरी, ठीक है कि फॉर एवरी जो है इसको आपने ध्यान में रखना है। For every real number, function always gives you values greater than that real number. For every real number, function gives you values
लेस देन दैट रियल नंबर, इस सूरत में लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी, इस सूरत में लिमिट जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है जी, चलो जी इसको अपने तौर पे देख लेना, आपने पढ़ लेना। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो है वो मेन जो है वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमने जो है वो आना है, वह कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन से क्या मुराद है? ठीक है जी, डेफिनेशन है 5.1.1 के आपके पास एक फंक्शन है एफ, एक सबसेट ऑफ आर जो है उस फंक्शन की डोमेन है, फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड है, और सी जो है क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन हम पहले जो है वो सीख चुके हैं, तो अब कंटिन्यूस फंक्शन हम उसी की हेल्प से करेंगे। वी से दैट एफ इज कंटिन्यूस एट सी, क्लस्टर पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा कब? इफ़ फॉर एनी, यहाँ आप अगर साथ क्लस्टर पॉइंट सी की डेफिनेशन पढ़ें कि किसी क्लस्टर पॉइंट सी के ऊपर आपके फंक्शन की लिमिट एल कब होती है कि इफ़ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, आपके पास एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो अवेलेबल हो, कि व्हेन एवर एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। सिर्फ यहाँ पे हमने एक फ़र्क डाला है। ठीक है, फ़र्क क्या डाला है? जब आप लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट क्लस्टर पॉइंट सी कहते थे तो हम लिखते थे कि एल विल बी अ लिमिट ऑफ द फंक्शन एट क्लस्टर पॉइंट सी। अब एल को हमने रिप्लेस किया है एफ ऑफ सी। तो बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं इस डेफिनेशन में कि लिमिट ऑफ फंक्शन विच वाज एल नाउ इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो अगर बेसिकली जिस तरह हमने कैलकुलस में भी पढ़ा है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी से मुराद एट पर्टिकुलर पॉइंट सी क्या है, लिमिट की डेफिनेशन के साथ चल रहे हैं आप, और लिमिट की जगह जो कि एल था उसकी जगह आपने एफ ऑफ सी लगा दिया। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर क्लस्टर पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू एट सी के बराबर आ जाए, ठीक है जी, और इस सूरत में यानी कि कंटिन्यूटी में जाहिर है फंक्शन जो है उस क्लस्टर पॉइंट का ए को बिलोंग करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है जी, सही। अच्छा जी, लेट ए, दोबारा से इसको देख लेते हैं। ए अ सबसेट ऑफ आर, और आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड फ्रॉम दिस डोमेन टू सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सी डोमेन का कोई पॉइंट है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन वाली हैं, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी में सी इज़ फ्रॉम द डोमेन। ठीक है जी, ये याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वही हैं। अब हम कंटिन्यूस एट सी कब कहेंगे? अगर आपके पास जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन है एट सी वाली जो डेफिनेशन है उसमें एल की जगह मैं एफ ऑफ सी रखूं और ये होल्ड कर जाए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली ये डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि आपके पास फंक्शन जो है आपका अपनी डोमेन के किसी पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूस कब होगा? अगर आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन एट सी एफ ऑफ सी के बराबर हो जाती है, वैल्यू एट सी। ठीक है, एफ ऑफ सी क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, क्योंकि अब सी इस दफ़ा जो है सी बिलोंग्स टू फ्रॉम द सेट ए, डोमेन में से है। ठीक है, जबकि क्लस्टर पॉइंट के लिए हमें पता था कि क्लस्टर पॉइंट जो है वो डोमेन से बाहर भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे सी पर्टिकुलरली फ्रॉम पॉइंट ऑफ डोमेन है, डोमेन का है। तो अगर डोमेन के किसी पॉइंट सी के अगेंस्ट for a given epsilon, you can find a delta greater than 0 such that whenever x minus c is less than delta, f of x minus f of c is less than epsilon. तो फिर हम कहेंगे कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट पॉइंट सी ऑफ द डोमेन, और अगर आपके पास फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस तो इसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस एट सी। ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब इसको नेबरहुड जो है उसकी सेंस में भी आप जो है वो पढ़ लें कि डोमेन के किसी पॉइंट सी का अगर किसी गिवन एप्सिलॉन के अगेंस्ट एक डेल्टा नेबरहुड फाइंड किया जा सके, कि जब आप डोमेन के अंदर सी का वो डेल्टा नेबरहुड ये बना हुआ है डेल्टा नेबरहुड बनाए, तो जो आपकी वैल्यू है फंक्शन की एफ ऑफ सी, ठीक है जी, उसके एक एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आपकी जो फंक्शन की आउटपुट्स हैं वो आ जाए। ठीक है जी, दिस इज़ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क है, पहले एल लिखा जाता था, ठीक है जी, तो एल लिमिट बन जाती थी, और अब अगर एफ ऑफ सी लिमिट बन जाए आपकी फंक्शन की एट सी, तो फिर हम कहेंगे
कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस एट सी है। बिल्कुल पुराने वाली पिक्चर है जो आपके पास एल और सी के लिए थी, उसके साथ आप देख सकते हैं। बेसिकली अब आपको फंक्शन की वैल्यू एट सी के एक एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर अपनी आउटपुट्स लेके आनी है। और एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हर एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपने एफ ऑफ सी का एक नेबरहुड बनाया हुआ एप्सिलॉन, आपके पास जवाब हो कि आप सी का एक डेल्टा नेबरहुड बना लें, एक डेल्टा ऐसा मिल जाए कि जब सी के उस डेल्टा नेबरहुड में से आप अपनी डोमेन के पॉइंट्स लगाते हैं फंक्शन की जो भी डेफिनेशन है, तो आपकी जो आउटपुट्स हैं वो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी में आ जाए, तो फिर हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एक रिजल्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। A function f from a domain a to r is continuous at a point c of the domain if and only if given any epsilon neighborhood। ठीक है, अब neighborhoods की सेंस में हम बात कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। if and only if for any epsilon neighborhood of f of c, एफ ऑफ सी का आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपका डॉट जो है ना, ये हाइट जो है, ये जो वाई एक्सिस के ऊपर, दिस इज़ योर एफ ऑफ सी। ठीक है जी, मैं ये वाला पॉइंट इनपुट लगाता हूँ तो ये हाइट मेरी आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, ये पेयर्स होते हैं। ठीक है जी, एक्स, ठीक है जी, ये एक्स है और ये हाइट जो होती है ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स। तो ये अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊँ, ठीक है जी, उसकी हाइट एफ ऑफ एक्स और उसका एक्स एक्सिस से जो है वो फासला, यानी कि ये अगर सॉरी वाई एक्सिस से मैं इस तरफ फासला लूँ तो ये मेरी इनपुट है, और अगर उसकी मैं हाइट लूँ एक्स एक्सिस से तो ये मेरी आउटपुट है। और दिस इज़ एफ ऑफ एक्स, ये हाइट जो होती। तो अगर मैं इसमें ये सी लगाता हूँ तो ये हाइट जो है ये, और ये हाइट अचीव करने के लिए क्या किया मैंने, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लगाई, तो ये कट जो है यहाँ भी, दिस इज़ एफ ऑफ सी। अच्छा जी, और ये मेरी इनपुट जो है ये सी है, और ये हाइट, ये वाली हाइट, दिस इज़ एफ ऑफ सी। ठीक है जी, तो अगर आप एफ ऑफ सी किसी पॉइंट सी के ऊपर जो वैल्यू है फंक्शन की एफ ऑफ सी, उसका कोई एप्सिलॉन नेबरहुड बनाते हैं। ठीक है जी, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ़ गिवन एनी एप्सिलॉन नेबरहुड वी एप्सिलॉन एफ ऑफ सी, और आपके पास जवाब है कि देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा नेबरहुड, आपके पास सी का एक डेल्टा नेबरहुड हो, और आप ये कहें कि जब मैं इस नेबरहुड में से पॉइंट्स लगाता हूँ सच दैट इफ एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ इस जो डेल्टा नेबरहुड आपने बनाया ऑफ ए इंटरसेक्शन वी डेल्टा सी, देन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी। ठीक है जी, तो फिर आप कहेंगे जी कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एट सी, और अगर कंटिन्यूस है तो इस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, इफ एंड ओनली अगर कंटिन्यूस है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, आउटपुट्स जो है उनको एप्सिलॉन नेबरहुड में लाने के लिए एफ ऑफ सी के आपके पास सी का एक डेल्टा नेबरहुड होगा। ठीक है, और अगर फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी के ऊपर जो उसकी वैल्यू है एफ ऑफ सी, उसके किसी भी एप्सिलॉन नेबरहुड में आउटपुट्स को एडजस्ट करने के लिए सी का एक डेल्टा नेबरहुड बनाया जा सके, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस होगा तो ये प्रॉपर्टी होगी, और अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं अगर डोमेन के वो वाले पॉइंट्स पे ली जाएं जो डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी में है, ठीक है जी, दे विल बी इनसाइड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अब ली कहाँ पे जा रही है, डोमेन के उन पॉइंट्स के ऊपर जो डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी में है, और ये वैल्यू जो है दे शुड बी ऑलवेज इनसाइड द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी। ठीक है, इस डेफिनेशन को आपने समझ लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है जी, सही है। हाँ जी, क्लस्टर पॉइंट के हवाले से, ठीक है, अब इसमें क्लस्टर पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, हमने शुरू में बात की कि डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी डिस्कस की जाती है, तो इसलिए उसने एक रिमार्क लिख दिया, इसको आपने याद रखना है कि इफ़ सी इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, तो होगा क्या, अगर सी इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए होगा तो फिर क्या है, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैल्यू एट सी, फंक्शन की वैल्यू एट सी शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एट सी। ठीक है जी, सही, तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। ठीक है जी, यहाँ से पढ़ लेते हैं। इफ C is a cluster point of A, then three condition must hold for F to be continuous at C। कि अगर कोई पॉइंट C जो है वो क्लस्टर पॉइंट है डोमेन का, तो आपके पास कंटिन्यूटी आने के लिए तीन चीज़ें होने चाहिए। F must be defined at C,
सी के ऊपर फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू देनी चाहिए, मींस सी शुड बी पॉइंट ऑफ द डोमेन। ठीक है जी, सही है। द लिमिट ऑफ एफ एट सी मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है जी, एफ तो डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए एट सी, और उसके बाद लिमिट ऑफ एफ एट सी वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है जी। और तीसरा, दीज टू वैल्यूज मस्ट बी इक्वल। तो इस तरह से आपने कैलकुलस में इसको पढ़ा हुआ था, ये वही चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सिक्वेंशियल क्राइटेरियन है फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, इस पैराग्राफ को जो है पढ़ लीजिएगा। चलें इसको मेरे ख्याल में देख लेते हैं। ये सेकंड रिमार्क है कि अगर सी जो है वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है, इफ़ सी इज़ अ पॉइंट ऑफ डोमेन बट इज़ नॉट अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, देन देयर एग्जिस्ट, तब आपके पास क्या होगा जी, नेबरहुड वी डेल्टा ऑफ सी सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड वी डेल्टा सी इज इक्वल टू सिंगलटन सी। ठीक है, अब आपके पास क्या है जी, जब सी जो है वो आपके पास क्लस्टर पॉइंट नहीं है, तो आपके पास एक ऐसा नेबरहुड होगा वी डेल्टा ऑफ सी सच दैट डोमेन इंटरसेक्शन ऑफ वी डेल्टा सी इज इक्वल टू सिंगलटन सी। ठीक है जी। Thus we conclude that a function f is automatically continuous, ठीक है, at point c belonging to a। ठीक है जी। उसमें अब कोई और पॉइंट होगा ही नहीं जिसके ऊपर जो है आप कहेंगे कि वैल्यूज़ जो हैं जो आ रही हैं वो एप्सिलॉन नेबरहुड में हैं कि नहीं। ठीक है, इस चीज़ को आपने देखना, याद रखना कि अगर क्लस्टर पॉइंट नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि इफ़ सी इज़ नॉट अ क्लस्टर पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट ना हो तो क्या होता है, वो आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर एक ऐसी हदबंदी, ऐसी बाउंड्री बनाई जा सकती है जिसमें सेट का कोई और पॉइंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सी इज़ नॉट अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब है कि सी को ए से अलहदा किया जा सकता है, सी को ए से आइसोलेट किया जा सकता है। और मैथमेटिक्स में आइसोलेशन से क्या मुराद है, उसके ऊपर सी के ऊपर एक ऐसा नेबरहुड बनाया जा सकता है जिसमें सेट का कोई पॉइंट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, फिर ए इंटरसेक्शन आपका ये जो है डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, इसमें क्या होगा जी, सेट का कोई और पॉइंट नहीं होगा एक्सेप्ट सी। ठीक है जी। बेसिकली जब हम क्लस्टर पॉइंट बनाते हैं तो हम लिखते होते हैं कि इट मस्ट कंटेन, दिस इंटरसेक्शन मस्ट कंटेन अदर पॉइंट, सम अदर पॉइंट ऑफ ए देन सी, सी के अलावा इसमें कुछ और पॉइंट होना चाहिए। तो अगर सी सेट से आइसोलेटेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सेट लिखते हैं ना 1/n, इसका कोई भी पॉइंट क्लस्टर पॉइंट नहीं है, हैं सारे ए जो है ए इज इक्वल टू 1/n, 1, 1/2, 1/3, 1/4, सो ये सारे सेट के पॉइंट्स हैं और सारों को आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए अब इनके ऊपर कोई भी जो है आप ऐसा नेबरहुड लाजमी एग्जिस्ट करेगा कि जब सेट के साथ उस नेबरहुड का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो अकेला पॉइंट वही होगा, क्योंकि वो सेट से आइसोलेट हो गया, अब बाकी सेट अलहदा हो गया उससे। ठीक है, वो अकेला पॉइंट इसमें होगा। ठीक है जी। तो इसलिए जब इस नेबरहुड में वो अकेला ही है तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूस हो जाएगा अगर वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है। ठीक है जी। उसकी रीज़न क्या है कि अब उस नेबरहुड में कोई ऐसी वैल्यूज़ है ही नहीं जो आप इनपुट करें और आप आउटपुट चेक करें कि क्या वो एप्सिलॉन नेबरहुड में आ रही है कि नहीं। ठीक है जी। ये जो है डेल्टा नेबरहुड में से इनपुट दे के और आउटपुट तभी चेक की जाएगी कि अगर यहाँ पे इस डेल्टा नेबरहुड में सी के अलावा भी कोई पॉइंट्स हो, फिर उन पॉइंट्स के ऊपर आप वैल्यूज़ जो हैं फंक्शन की उनको चेक करेंगे, क्या एफ ऑफ सी के डेल्टा नेबरहुड में आ रही हैं। अब हुआ क्या है कि इसमें सी के अलावा पॉइंट ही कोई नहीं है, इसलिए वो मसला ख़त्म हो गया कि आपकी आउटपुट्स जो हैं एफ ऑफ सी के डेल्टा नेबरहुड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास सी जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट है, तो इसके ऊपर एक ऐसा नेबरहुड बन गया जिसमें डोमेन का कोई पॉइंट नहीं है। जब डोमेन का कोई पॉइंट नहीं है तो आपको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि एफ ऑफ एक्स जो है क्या इस नेबरहुड को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स जैसे यहाँ पे नेबरहुड की डेफिनेशन में इसे लिखा था, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू दिस नेबरहुड और नॉट, ये सेंस ख़त्म हो जाएगी। क्यों, अब ये नेबरहुड में सी अकेला ही होगा और कोई होगा ही नहीं, जैसे उसने ये चीज़ लिखी है। तो इस लिहाज से ये रिमार्क का पार्ट 2 जो है ये आपने ध्यान से पढ़ना है, बल्कि दोनों पार्ट्स जो हैं, और इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन पढ़ लेते हैं ताकि जो है आप उसके बाद इसको रिवाइज कर सके। अ फंक्शन f from a domain a to r is continuous at a point c
आपके पास डोमेन का कोई पॉइंट सी है, उसके ऊपर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। अब सीक्वेंशियल क्राइटेरियन है, कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो कंटिन्यूस होगा, अगर कंटिन्यूस है तो ये चीज़ होल्ड करेगी। इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए विच कन्वर्जेस टू सी, कि जब भी आप डोमेन में से सी को कन्वर्ज करने वाली कोई सीक्वेंस लेंगे तो इमेज सीक्वेंस जो है एफ एक्स एन इट विल कन्वर्ज टू द इमेज ऑफ द सी। ठीक है, एफ एक्स एन विल कन्वर्ज टू एफ ऑफ सी। तो अगर किसी फंक्शन में ये प्रॉपर्टी हो, ठीक है जी, कि किसी डोमेन के पॉइंट सी को कन्वर्ज करने वाली जब भी सीक्वेंस ली जाए, ठीक है जी, सी इज़ फ्रॉम द डोमेन और एक्स एन इज़ अ सीक्वेंस इन द डोमेन विच कन्वर्जेस टू सी। तो अगर इमेज सीक्वेंस, ठीक है, हर ऐसी सीक्वेंस की इमेज सीक्वेंस एफ एक्स एन कन्वर्ज करती है एफ ऑफ सी को, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है एट पॉइंट सी। ठीक है, और अगर फंक्शन किसी डोमेन के पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूस है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि जब भी सी को कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस ली जाएगी, इमेज सीक्वेंस एफ ऑफ सी को कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी, सही है। अच्छा, उसके बाद है डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन। इसकी हेल्प से, ऊपर वाले की हेल्प से आपने डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन जो है उसको आपने डिस्क्राइब किया है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन क्या कहता है। वो ये कहता है कि आपके पास अगर कोई ऐसी सीक्वेंस मिल जाती है एक्स एन विच कन्वर्जेस टू सी, लेकिन उसकी इमेज सीक्वेंस एफ ऑफ सी को कन्वर्ज नहीं करती, तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, कंटिन्यूटी के लिए आपके पास क्या क्राइटेरियन है? ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए क्राइटेरियन है कि फंक्शन जो है किसी डोमेन ए से आर पे जो डिफाइंड है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी ऑफ द डोमेन के ऊपर कब कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस होगा तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी? इफ़ एंड ओनली इफ whenever we take a sequence from domain xn which converges to c, its image sequence fxn converges to image of the c। और डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन क्या हो गया? इसका उलट हो गया कि अगर आपको कोई ऐसी सीक्वेंस मिल जाती है डोमेन में से जो कि खुद तो इस पर्टिकुलर पॉइंट सी को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन उसकी इमेज सीक्वेंस एफ ऑफ सी को सी के इमेज को कन्वर्ज नहीं करती, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट सी। ठीक है जी, ये डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन है, इसको पढ़ भी लेते हैं। लेट ए बी सबसेट ऑफ आर and f is defined from this domain A to R and C be a point from the domain f is discontinuous at C if and only if there exists। अगर discontinuous है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एक सीक्वेंस ऐसी मिल जाएगी एक्स एन जो कि सी को कन्वर्ज करती होगी, लेकिन उसकी इमेज सीक्वेंस सी के इमेज को कन्वर्ज नहीं करेगी। और अगर ये प्रॉपर्टी है एफ के अंदर कि जब भी कोई एक ऐसी सीक्वेंस मौजूद है एक्स एन जो कि खुद तो सी को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन उसकी इमेज सीक्वेंस एफ ऑफ सी को नहीं कन्वर्ज कर रही, तो फंक्शन जो है वो सी के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है, अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो ये चीज़ मौजूद होगी, और अगर आपको इस फंक्शन के अंदर ये चीज़ मौजूद मिल जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी के अगेंस्ट, तो वो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो थी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। नेक्स्ट है कंटिन्यूस फंक्शन, कि फंक्शन किसी डोमेन के ऊपर डिफाइंड है, आप उसको इन जनरल कहते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। आप पॉइंट की बात नहीं कर रहे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट सी और दैट पॉइंट सी। पॉइंट का रेफरेंस निकाल के आप सीधा सीधा कहते हैं कि दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पूरी डोमेन में से किसी भी पॉइंट को ले लिया जाए वो कंटिन्यूस होगा। तो यही आपके पास डेफिनेशन है। Let A be a subset of R and F is defined from this domain A to R. If B is a subset of A, we say that F is continuous on the set B. हम कहेंगे कि F जो है वो is continuous on the set B if F is continuous at every point of B। अगर B के सारे पॉइंट्स के ऊपर वो continuous है। B के सारे पॉइंट्स के ऊपर continuous कब होगा? कि B के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है उसके किसी एप्सिलॉन नेबरहुड में अपनी आउटपुट्स लाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि इनपुट दे रहे हैं उसका एक डेल्टा नेबरहुड मिल जाए। जब उस डेल्टा नेबरहुड में से इनपुट्स दें तो आउटपुट जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो वैल्यू है उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाए। ठीक है, तो फिर अगर बी के हर पॉइंट के अंदर ये प्रॉपर्टी है, या ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है आपके पास ये वाली, कि जब भी बी के किसी भी पॉइंट को कोई भी कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस ली जाए, इमेज सीक्वेंस जो है उस पॉइंट के इमेज को कन्वर्ज करे, तो फिर आप कहेंगे जी हर पॉइंट के अगर बी के अगेंस्ट ऐसा ही है तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस ऑन बी है। ओके, ये एग्जांपल्स हैं।
कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ ऑलवेज बी फॉर द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स के आप कोई भी रियल नंबर लगाएंगे ये आपको हमेशा बी ही देता है, ठीक है जी। कांस्टेंट फंक्शन इसने अपनी वैल्यू जो है फिक्स की हुई है बी। तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है जी। इसकी जो है आपके पास लिमिट जो है हमने पहले चेक की हुई है कि किसी भी पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है जी। अब सेट आर में से सारे ही पॉइंट्स जो हैं उसके क्लस्टर पॉइंट है, ठीक है जी। आर जो है अगर आपके पास डोमेन यहाँ पे आर ली हुई है तो याद रखना है आर हो या कोई भी इंटरवल हो उसके सारे पॉइंट्स उसके अंदर वाले भी, और अगर इंटरवल है तो उसके एंड्स भी, दे आर ऑलवेज क्लस्टर पॉइंट्स। आर का हर पॉइंट क्लस्टर पॉइंट है। उसके ऊपर हमने इसकी लिमिट निकाल के देखी थी कि फॉर एवरी एक्स फ्रॉम द सेट आर, ठीक है जी, लिमिट क्या थी व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे सी लिया जाए तो लिमिट क्या आ जाती थी, सी ही आ जाती थी, सॉरी बी ही आ जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से हर क्लस्टर पॉइंट के ऊपर उसकी लिमिट जो है वो बी आती थी और वही उसकी वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, लिमिट इज़ ऑल्सो बी। नीचे जी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है जी, एग्जाम्पल बनाने का रेफरेंस भी दे दिया हुआ है। अच्छा, एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसको वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स के नाम से भी जानते हैं। तो वो भी उसकी डोमेन पूरा आर है और वो कंटिन्यूस भी है, ठीक है जी। इसकी रीज़न क्या है जी, इसको भी हमने पहले लिमिट निकाली है कि एट एनी क्लस्टर पॉइंट सी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज सी। तो वैल्यू क्या आएगी, जी एट सी, सी वैल्यू एट सी, ये यहाँ पे लिखी भी हुई है सिंस जी ऑफ सी इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। तो उसकी हर पॉइंट सी के ऊपर वैल्यू भी सी है और उसकी लिमिट भी सी है। लिमिट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी, एग्जाम्पल का रेफरेंस भी दे दिया हुआ है। तो इस तरह से वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फुलफिल हो गई कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह से आपने ये सारी एग्जांपल्स जो हैं इनको जो है पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपके पास एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, डिरिचलेट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 if x is a rational number, f of x is equal to 0 if x is an irrational number, ठीक है जी, सही है। तो इसमें अब आपके पास डिसकंटिन्यूटी जो है आएगी। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है, इसके अंदर सारी लिखी हुई है। वी क्लेम दैट f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट ऑफ r, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी जो है वो इसमें से रियल नंबर लेते हैं r का, ठीक है जी, सही। उसमें असल जो है वो प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि आपके पास किसी भी रियल नंबर को एज अ लिमिट ऑफ रैशनल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो लिया जा सकता है, और किसी भी रियल नंबर को एज अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या कि आपने कोई रियल नंबर जो है, अच्छा इसकी रीज़न भी साथ सुन लें कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज आपका जो सेट है रैशनल नंबर्स का और सेट है इरेशनल नंबर्स का, ये डेंस सेट का आपने डेंसिटी थ्योरम वगैरह का नाम सुना होगा। वहाँ पे हमने चीज़ें प्रूव की थी। क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डेंस इन आर, क्यू प्राइम सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज ऑल्सो डेंस इन आर, ठीक है जी। किसी भी रैशनल नंबर को रियल्स में से आइसोलेट नहीं किया जा सकता, किसी भी इरेशनल को रियल नंबर्स में से आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। तो इस वजह से जब भी आप कोई, फॉर एग्जांपल मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ, x इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैं कोई भी नेबरहुड बनाता हूँ, ठीक है जी, उसमें हमेशा इरेशनल्स मौजूद होंगे बिकॉज इरेशनल्स आर डेंस इन आर, ठीक है जी। तो इरेशनल्स के बगैर मैं x का कोई नेबरहुड नहीं बना सकता, ठीक है। ऐसे ही रैशनल्स के बगैर भी मैं x का कोई नेबरहुड नहीं बना सकता। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट इरेशनल्स में है, क्यों, मैंने x लिया है रैशनल, इसके हर नेबरहुड में मुझे इरेशनल्स मिलेंगे, तो मैं नेबरहुड्स को छोटा करता जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने 1/n के साइज़ के यहाँ पे शायद बनाए हो, ठीक है। इसको आपने बहरहाल पढ़ लेना, मैं आपको जो है वो आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने x रैशनल था, मैंने x का एक नेबरहुड बनाया डेल्टा इज इक्वल टू 1 का या एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 का, उसमें मुझे लाजमी है कि इरेशनल मिलेगा। मैंने उसको x1 का नाम दे दिया। मैंने x का नेक्स्ट नेबरहुड बनाया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 का,
उसमें भी लाजमी है कि कोई इरेशनल मौजूद होगा। मैंने उसको उनमें से एक लिया और उसको x2 का नाम दे दिया। मैंने अपना नेबरहुड और छोटा किया, मैंने उसको 1/3 कर दिया। उसमें मुझे तीसरा इरेशनल कोई एक आध ले के उसका नाम x3 रख दिया, एंड सो ऑन। इस तरह से x1 x2 x3 सो ऑन। ये हर नेबरहुड में से मैं एक एक कोई चूज़ करके ना इरेशनल लिखता जाता हूँ, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स बन जाएगी। लेकिन क्योंकि नेबरहुड्स जो हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं, नेबरहुड के साइजेस क्या हैं जी, 1/2 1/3 1/4 सो ऑन 1/n, एंड दे विल अप्रोच टू ज़ीरो। तो ये जो मेरे रैशनल्स हैं ये बेसिकली कन्वर्ज कर जाएंगे मेरे वो सॉरी मेरे इरेशनल जो हैं वो मेरे रैशनल नंबर एक्स को कन्वर्ज कर जाएंगे। ठीक है जी, सही है। अब मैं इनकी इमेजेस चेक करता हूँ। ये जो आपके पास मेरी सीक्वेंस बनी है वो है इरेशनल्स की, तो जब उनके ऊपर मैं एफ अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगी 0 0 0 0 कांस्टेंट सीक्वेंस। लेकिन जब मैं एक्स के ऊपर एफ अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 1। तो कांस्टेंट सीक्वेंस 0 0 0 0 जो है वो 1 को नहीं कन्वर्ज करेगी, वो 0 को कन्वर्ज करेगी। इसी तरह की सारी जो है थ्योरी यहाँ पे लिखी होगी, तो मैं फ़िलहाल आप लोगों के लिए इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इसको आपने जो है सारा जो है वो पढ़ लेना है। मैंने आपको थीम जो है इसका बता दी है, तो यहाँ तक जो है आपने फ़िलहाल इसको रखना है कि डिरिख्ले फंक्शन, और याद रखना है कि डिरिख्ले फंक्शन जो है वो हर इरेशनल के ऊपर भी डिसकंटिन्यूस होता है, हर इरेशनल के एवरी रियल नंबर के ऊपर डिरिख्ले फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इरेशनल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इरेशनल। ठीक है, रैशनल के ऊपर 1, इरेशनल के ऊपर 0। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है 0 1 वगैरह देख के इसको आपने सिग्नम फंक्शन के साथ जो है बिल्कुल मिक्स नहीं करना। सिग्नम फंक्शन जो है वो सिर्फ ज़ीरो पे जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता, उसके अलावा वो सारे रियल नंबर्स के ऊपर कंटिन्यूस एक्सेप्ट ज़ीरो। फॉर एग्जांपल उसमें आप पॉजिटिव कोई रैशनल नंबर लगा लें, ठीक है, या इरेशनल, वो 1 नहीं देगा। नेगेटिव रैशनल या इरेशनल लगाएं, वो नेगेटिव 1 नहीं देगा। ज़ीरो पे प्रॉब्लम है। ठीक है जी, लेकिन ये क्या है, ये किसी भी रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होता। आप हर रैशनल को इरेशनल्स के साथ अप्रोच करेंगे, इरेशनल्स की इमेजेस क्या होंगी, 0 0 0, और रैशनल की इमेज 1। तो इमेज सीक्वेंस उस पर्टिकुलर नंबर की इमेज को कन्वर्ज नहीं करेगी। ऐसे ही उलट है कि आप हर इरेशनल को रैशनल्स के साथ अप्रोच कर सकते हैं। रैशनल्स की इमेज इज़ 1, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस 1 1 जिसकी लिमिट 1 होगी, और इरेशनल की इमेज 0 होगी जो कि आपकी सीक्वेंस की इमेज सीक्वेंस की लिमिट नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्राइटेरियन की हेल्प हम ले रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन की। ठीक है जी, कि अगर आपके पास कंटिन्यूटी है तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी, और ये वाली प्रॉपर्टी होगी तो कंटिन्यू सॉरी ये थी कंटिन्यूटी क्राइटेरियन था। ठीक है जी, और ये डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन है कि अगर कोई ऐसी सीक्वेंस मिल जाती है एक्स एन जो सी को कन्वर्ज करती है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने कोई रैशनल लिया सी और उसको इरेशनल से मैंने अप्रोच कर रही है, लेकिन इमेज सीक्वेंस जो है वो इमेज ऑफ दैट पॉइंट उसको कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है जी, तो इसको मेरे ख्याल में इतना ही रखते हैं, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। मेरे ख्याल में सिग्नम की भी यहाँ पे बात हुई है, द सिग्नम फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट ज़ीरो, बाकी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये सारी आपने थ्योरी यहाँ तक जो है तसल्ली से पढ़ लेनी है। डिरिख्ले फंक्शन का ऊपर आके हमने जो है वो अपना ये सारा यहाँ पर कंप्लीट करना है लेक्चर। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।